हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने एनपीएस ग्रेड ए और ग्रेड बी को अप्लाई किया है। और यहाँ पर क्वेरी आ रही है फेज टू प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि इसका जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें क्वेरी ये है कि भाई इसको हम इंग्लिश का पेपर कंसिडर करें या इसको जीएस का कंसिडर करें। क्योंकि उन्होंने नाम तो इंग्लिश दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स दिए, 11 टोटल सब्जेक्ट्स दिए, और हर एक सब्जेक्ट में भी कुछ सब टॉपिक्स भी है, और उन्होंने सिलेबस बहुत क्लियरली दिया है। इसलिए हमें प्रिपरेशन के एंगल से भी काफ़ी इजी है कि आप उतने टॉपिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये ख्याल रखना है हमें कि हमें इंग्लिश पे भी फोकस करना है और कंटेंट पे भी करना है। जनरली जो आरबीआई का इंग्लिश का पेपर होता है उसमें मैं कहता हूँ कि इंग्लिश के पेपर में आपका फोकस 70-75% इंग्लिश पे होना चाहिए और 20-25% आपका कंटेंट पे होना चाहिए। और जब ईएसआई फाइनेंस का पेपर आता है तो वहाँ पे 70-75% फोकस कंटेंट पे दो और 25-30% फोकस आप इंग्लिश पे दो। यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का एग्जाम हो रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अच्छी पकड़ लीजिए या मतलब निगेटिव बात पकड़ लीजिए, क्योंकि जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनको फेज 1 फेज 2 देने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आरबीआई के एग्जाम में, सेबी के एग्जाम में, नाबार्ड के एग्जाम में फेज 2 देने का मौका नहीं मिलता है। तो उस एंगल से ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका फेज 1 का सिलेबस है और ये फेज 2 का है। तो फेज टू में क्या है, इन्होंने इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज ऐसा दोनों एक ही पेपर में लिखा है। लेकिन जो सब्जेक्ट्स दिए उसके बेसिस पे तो ऐसे लगता है भी यहाँ पे तो इंग्लिश की कोई बात नहीं हुई है, करेक्ट। लेकिन आपको देखो, अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आता है इस कुछ टॉपिक पकड़ के, या प्रेसिज राइटिंग आता है, या कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आपको तो वो आता ही आता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता, अगर आएगा भी तो वो आपको पता है, इसलिए उसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है यहाँ पे आपको मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, करेक्ट। जितने सारे एमसीक्यूज मिलते हैं, और जिन्होंने आरबीआई की तैयारी की है, नाबार्ड की है, सीबी की है, उसके बाद आईएफएससी की, उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जितने सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जहां से मिलेंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने मान लीजिए किसी ने एक कोर्स खरीदा है, करेक्ट। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 2 या 3 कोर्स खरीदे होंगे। तो आप अगर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्रेंड को बोलो मैं एक कोर्स खरीदता हूँ और आप बी करिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर शेयरिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं, करेक्ट। तो अभी देखो, जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है, करेक्ट, जनरल स्टडीज, यहाँ पे जनरल स्टडीज लिखा है और इंग्लिश का सेक्शन है। तो वहाँ पे अगर ऐसे आता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप मुझे बताओ इसके ऊपर अगर वो 20 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कीजिए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ऐसे आता है, तो अल्टीमेटली हमें वही लिखना है जो आपको आता है। भाई आप उसको ऐसे कहिए या आप उसको ईएसआई का क्वेश्चन कहिए, आपके साइड से आपको सेम ही देना है। इंग्लिश का भी ख्याल रखना है और कंटेंट का भी ख्याल रखना है, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए इनोवेशन है, जब तक आपको इनोवेशन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं पता, आप यहाँ पे ऐसे गोलमाल आंसर नहीं लिख सकते, करेक्ट। इसलिए मैंने क्या कहा है, क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने सारे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग क्या है, करेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, इसके आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और फिर उसके ऊपर आपका जितना नॉलेज है, फिर आप उसके ऊपर उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, उसके बाद इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी क्या होता है, वाटर सिक्योरिटी क्या होता है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, करेक्ट, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इश्यूज, इथिकल इश्यूज इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं कहता हूं, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, तो भाई ये एक दिन का काम है, ठीक है। मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले भी 4-5 साल मैंने पढ़ाई की है। अगर आपके पास सिलेबस है, तो पहले के टाइम पे तो भाई ऐसा गूगल इतना था नहीं, इतना, उसके बाद बुक्स भी नहीं मिलते थे, तो सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। आज के दिन में आपके पास सब कुछ है, करेक्ट, और बाकी कोर्सेज भी है, हम आपको रेडीमेड भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, राइट्स मूवमेंट क्या है, मल्टीलैटरल रिलेशंस क्या होते हैं, बायलैटरल रिलेशंस क्या होते हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके पास सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए और उसके बाद आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे देखो, जैसे इनोवेशन है, अभी देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू कंसीव, डेवलप, डिलीवर एंड स्केल न्यू प्रोडक्ट्स। स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर्विसेज, प्रोसेसेस एंड बिजनेस मॉडल्स फॉर कस्टमर्स। सक्सेसफुल इनोवेशन डिलीवर्स नेट न्यू ग्रोथ दैट इज सब्सटेंशियल, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, ये तो थोड़ा सा एक क्रॉस है, मैं आपको इसमें डिफरेंस
समझाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इनोवेशन एंड यहाँ पे क्रिएटिविटी, ये दोनों दिखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन उसका डिफरेंस अगर आपको पता चलेगा तो फिर आप आंसर लिखने में आपको और आसानी। अब यहाँ पे देखो, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अभी देखो, फॉर एन आइडिया टू बी इनोवेटिव इट मस्ट ऑल्सो बी यूजफुल। ऐसे कुछ क्रिएटिव में क्या है, कुछ भी क्रिएट कर लिया, मान लीजिए कोई आइडिया आ गया आपके दिमाग में, लेकिन अगर वो यूजफुल नहीं है तो उसको हम इनोवेटिव नहीं कहेंगे। क्रिएटिव आइडिया डोंट ऑलवेज लेड टू इनोवेशंस बिकॉज दे डोंट नेसेसरली प्रोड्यूस वायबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, इनोवेशन में क्या है, क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन किसी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, नया होना चाहिए। सो सिंपली क्या है, इनोवेशन इज द प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटेजी दैट इज बोथ नॉवेल एंड यूजफुल। यानी कि कोई तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप देखेंगे इंडियन में स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप होता है यानी कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है, और वो जो सॉल्यूशन है वो इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब है नॉवेल होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए, और फिर वो यूजफुल भी होना चाहिए, दैट आइडिया। इनोवेशंस don't have to be major breakthrough in the technology or new business model. They can be as simple as upgrades to the company's customer service और फीचर्स एडेड टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि भाई इनोवेशन बहुत नया होना चाहिए, अगर कुछ करने का ए तरीका है तो आप उसमें बी तरीका भी ढूंढ सकते हैं जो नया भी है और उसका फायदा भी है, जिससे हम कुछ कॉस्ट कटिंग कर सके और कुछ रिसोर्सेज का यूज ऑप्टिमल तरीके से कर सके। ये जब तक आपको नहीं आएगा कि इनोवेशन क्या होता है, तो फिर इनोवेशन के बेस पे ऐसे आता है या कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो इसीलिए वो जो 11 टॉपिक्स दिए हैं, हर एक टॉपिक का आप अच्छे से, उसमें मुझे लगता है इस तरीके से 31 वर्ड होंगे, 30 वर्ड्स, तो 30 वर्ड्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखने का ट्राई करो, और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन मिक्स आ सकता है, तो आपको वो सारे कनेक्ट डॉट्स जो है वो कनेक्ट यहाँ पे करने पड़ेंगे। अभी हमारे यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टॉपिक है, करेक्ट। मुझे बताओ, अगर आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, और ये 17 के 17 गोल्स अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके बेसिस के ऊपर का क्वेश्चन नहीं लिख सकते। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 के 17, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने कवर किए हैं, करेक्ट। अभी देखो, ये इनोवेशन वाला टॉपिक यहाँ पे भी आता है। तो जब इनोवेशन की बात होगी, और अगर आप कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 9 है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इनोवेशन के बारे में फोकस किया हुआ है। अभी ये तो 17 गोल्स हो गए, अगर आप इसके अंदर भी जाएंगे, इसके अंदर टारगेट्स भी है, टोटल ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और यहाँ पे ये 169 टारगेट्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके हर एक का एक या दो टारगेट अगर याद रख सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले तो ये 17 गोल्स याद रखने का ट्राई करो, और फिर उसके अंदर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे टारगेट्स दिखेंगे, हर एक में एक दो टारगेट्स आप याद रख सकते हैं, और फिर उसका आपको यूज करना। देखो, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, लिखने का जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए आपको काफ़ी सारा याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यही याद नहीं तो आप क्या लिखेंगे। हवा में नहीं लिख सकते भी ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदा होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ये गोल नंबर कितने में है, इसमें क्या टारगेट रखा था, अब हम कहाँ तक आए। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लोगों को प्रॉब्लम इसी वजह से आता है, क्योंकि वो मेमोराइज कैसे करे, और ये कैसे करे भाई, ये 10 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। आप मुझे ये मत पूछे कि भाई इसके लिए कुछ दवा है क्या, कुछ मैजिक बैंड है क्या, ऐसे नहीं होगा। ये मैंने क्लास में आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा आपको। अभी क्या कीजिए, इमीडिएटली जो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, ये जो 17 सस्टेनेबल गोल्स है, इसके ऊपर 15 मिनट स्पेंड कीजिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर लिखने का ट्राई कीजिए, फिर आपको 15 में से 10 याद आएंगे, फिर बाद में 12 आएंगे, फिर 15 आएंगे, 17 के 17 आएंगे, और जब 17 के 17 आएंगे तो विदाउट रेफरिंग एनी बुक और ये स्लाइड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखता हूँ कितने लोग लिखेंगे, मुझे गारंटी 10 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई सिर्फ विश है हमें, हमारी विश क्या है भाई, मुझे जॉब लग जाए, आरबीआई का, नाबार्ड का, एनपीएस का, लेकिन उसके लिए जितना एफर्ट्स करना है वो करने की इच्छा है या नहीं है, आप ही खुद को पूछिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको 2 टॉपिक बता दिए, एक जस्ट एक सैंपल बताया मैंने कि इनोवेशन है कैसे आपको करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या करना है। अगर यहाँ पे आपको रेडीमेड सारा कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको ये सारे नए टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये भी हमने कवर किए हैं, आपको इवेल्यूशन करके मिलेगा,
तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। अभी रेगुलरली एक सीरीज चलेगी, अल्टरनेट डे सीरीज चलेगी, तो आप ये रेगुलरली यहाँ पे देखिए 4 से 5 बजे के आसपास, मोस्टली 4 बजे ये वीडियो आएगा, तो आप उसको फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट पे मिलेगा। कुछ डाउट्स है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।